मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि कल हमने भारतीय विदेश नीति के बारे में अध्ययन किया था और ये देखा था कि भारतीय नीति की जो आधारशिला रखी जाएगी वो 1947 से पहले ही तय हो गया था। हमने कल उसकी आधारभूत उद्देश्य या आदर्श कह सकते हैं वो देखे थे कि किन आदर्शों के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति की स्थापना की गई। आज हम भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्व पढ़ेंगे। अगर हम इसके डिटर्मिनेटिव फैक्ट्स की बात करें या एलिमेंट्स की बात करें तो हम इसमें सबसे पहले लेंगे भौगोलिक तत्व। हम सभी जानते हैं कि जो भौगोलिक तत्व है किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। क्योंकि समझौते जो किए जाते हैं या संधियाँ जो की जाती हैं वो समाप्त की जा सकती है, लेकिन भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रखता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि यदि भारत साम्यवादी गुट में सम्मिलित होता तो उसको समुद्री सीमा पर खतरा हो जाता और पश्चिमी गुट में अगर होता तो उसे साम्यवादी राष्ट्र उसके लिए स्थायी खतरा उत्पन्न करते थे। तो इस तरह से भौगोलिक परिस्थितियों ने विदेश नीति को एक अलग तरीके के ही बनाया, और क्योंकि भारत के लिए उचित ही था कि वो दक्षिण में समुद्री सीमा सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटेन से मैत्री करें और जो उत्तर भारत है वहाँ की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए साम्यवादी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। यही कारण रहा कि भारत गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था उसका सदस्य बना, या कहना चाहिए कि उसके जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके प्रणेताओं में से एक हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुटबंदियों की। जैसा हमने कल भी पढ़ा था कि पूरा विश्व दो भागों में विभाजित था, चाहे दो विचारधाराओं में विभाजित था या अगर हम कहें तो वो दो देशों के मध्य विभाजित था, अमेरिका और सोवियत संघ। और यही कारण है कि जब पूरा विश्व जब शीत युद्ध का सामना कर रहा था तो भारत के लिए दोनों ही गुटों से अलग रहना ज़्यादा सही था। और यही कारण है कि विश्व के दोनों गुटों में से किसी के भी साथ बंधने से भारत को कोई हानि नहीं होती, क्योंकि दोनों गुटों के मध्य तनाव में कमी होने में नहीं था, क्योंकि एक विश्व युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता और उसका आर्थिक स्वर्ण युग की प्राप्ति का जो सपना था वो खत्म हो जाता। तो इसलिए भारत ने गुटबंदियों से दूर रहना ही उचित समझा। इसी प्रकार से है विचारधाराओं का प्रभाव। हम शुरू से ही शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव में रहे हैं, और इस विचारधारा से प्रभावित होकर ही जो हमारे स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें 51 में विश्व शांति की चर्चा की गई है, क्योंकि भारत चाहता है कि संसार में शांति और मित्रता की स्थापना हो। नेक्स्ट है आर्थिक तत्व। भारत दोनों ही जो गुट थे उनसे अपनी आर्थिक सहायता प्राप्त करके अपने सपनों को साकार करना चाहता था, क्योंकि भारत पाश्चात्य देशों ने भारत का बहुत शोषण किया था, लेकिन भारत के लिए सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी था, ताकि वो दोनों ही गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त कर सके। और कोई भी गुट नहीं चाहता था कि भारत दूसरे गुट के प्रभाव क्षेत्र में आ जाए। इसी प्रकार से सैनिक तत्व। अगर हम सैनिक तत्व की बात करें
तो जस्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। उसे अपनी रक्षा के लिए बहुत पूरी तरह से, या कहना चाहिए कि बहुत तरह से विदेशों पर निर्भर था। भारत की दुर्बल जो सैनिक स्थिति थी वो भारत को बाध्य करती थी कि वो विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाए रखे। नेक्स्ट है नेहरू का व्यक्तित्व। अगर हम 1947 की बात करें तो नेहरू के व्यक्तित्व की जो झलक थी, जो छाप थी, वो विदेश नीति के हर पहलू पर झलकती है। जैसे वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे शांतिपूर्ण उपायों में विश्वास रखते थे और असंलग्नता की नीति को सही मानते थे। लेकिन स्वयं नेहरू भी ये नहीं मानते थे कि भारत की विदेश नीति को नेहरू नीति कहा जाए, क्योंकि वो इसलिए गलत था कि इस नीति का प्रतिपादन जो किया गया है, नीति तो बनाई है लेकिन उसका आविष्कार नहीं किया है। यह आविष्कार किसने किया है? भारतीय और भारतीयों की जो परिस्थिति थी उसकी उपज ने भारतीय विदेश नीति का निर्माण किया है। तो विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नेहरू का बड़प्पन था कि उन्हें भारतीय विदेश नीति नेहरू नीति के नाम से पुकारा जाना पसंद नहीं था, लेकिन ये तथ्य है कि भारतीय विदेश नीति उस समय नेहरू की ही नीति थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है, और हमारा भी यही ध्येय था, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो स्थायी राष्ट्रीय हित जैसे देश की अखंडता, सुरक्षा, और अस्थायी राष्ट्रीय हित जैसे उस समय खाद्यान्नों की बहुत कमी थी, विदेशी पूंजी हमारे पास नहीं थी, टेक्नोलॉजी की जो विकास था उसमें हम बहुत पिछड़े हुए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है, और भारत ने भी यही किया। राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में ही भारत ने पश्चिमी एशिया के संकट में इजराइल की बजाय सदैव अरब राष्ट्रों का समर्थन किया। गुट निरपेक्ष होते हुए भी उसने 1971 में एक 20 वर्षीय संधि की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हित किसी भी देश के सर्वोपरि हित होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक परंपराओं की। अगर हम बात करें कि विदेश नीति के निर्माण में विदेशी जो परंपराएं हैं, विदेशी जो ऐतिहासिक परंपराएं, रीति रिवाज हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। कैसे योगदान है? क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत की नीति क्या रही है? शांति प्रिय रही है। और हिंदू सभ्यता का जो चरित्र और उसकी विशेषताएं, जैसे शांति, समन्वय, सहिष्णुता की भावनाएं, खुद जियो औरों को भी जीने दो की भावना, वसुदेव कुटुंबकम की भावना, ये सब हमारी विदेश नीति के बहुत बड़े आधार स्तंभ रहे हैं। और 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन का भी हमारी विदेश नीति के निर्धारण में योगदान रहा है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करना, इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें अंग्रेजों की छाप होना आदि इसके प्रमाण हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो शांतिवाद, भारतीय दर्शन की जो सहिष्णुता है, उदारता और मानववादी दृष्टिकोण है, उसने भी हमारी राष्ट्रीय जो विदेश नीति है उसके योगदान में बहुत योगदान दिया। इसी प्रकार से जातीय रंगभेद की नीति का विरोध भारतीय मानववादी विचारधारा से प्रभावित है। पंचशील के जो सिद्धांत भारत ने विश्व को दिया वो गांधी की अहिंसा और बुद्ध के अष्टमार्ग का प्रभाव है। इसी प्रकार से आंतरिक शक्तियों दबाव का भी प्रभाव विदेश नीति में के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में गुंथा हुआ होता है तो राष्ट्र की विदेश नीति भी अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। परंतु जब किसी भी देश में आंतरिक रूप से विभाजन होता है, आपसी मतभेद होते हैं, या वो बहुत सारे उसमें विभक्त होता है,
तो राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है, तो विदेश नीति में भी प्राय क्या होगी, अस्थिरता पाई जाएगी, वो शिथिल हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्राय निष्क्रिय और प्रभावहीन जो नीति होती है उसका भारतीय विदेश नीति भी अपवाद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जो नेहरू युग के 17 वर्ष थे, उन्होंने भारत आर्थिक और सैनिक दृष्टि से निर्बल होने पर भी विश्व राजनीति में इस कारण अधिक योगदान दे सका कि नेहरू का व्यक्तित्व जो था वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। धन्यवाद।